Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि हम यूनिट नंबर सेकंड को हमने कवर अप किया है ऑलमोस्ट, और यूनिट नंबर थर्ड के भी कुछ टॉपिक्स को जो जेंडर के रिलेटेड है उनको भी हमने यूनिट नंबर सेकंड में कवर अप किया है। तो यूनिट नंबर थर्ड के कुछ ही टॉपिक्स हमें रह गए हैं जिनको हम इसके बाद कवर अप करेंगे, लेकिन यूनिट नंबर सेकंड का जो लास्ट टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर, उसको हम आज सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि यूनिट एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स, कैटेगरीज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर क्या क्या है, उन सबको समझेंगे हम आज। तो चलिए समझते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है, हम कहते हैं जो ये टर्म है ये कवर करती है, टर्म कवर्स पैथोलॉजिकल फियर एंड एंजाइटी। ठीक है सर, पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजिकल का मतलब होता है फीलिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, वो फीलिंग जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ना ही आपको उसको रीजनेबल कहोगे और सेंसिबल। ठीक है, एंजाइटी का मतलब होता है खौफ। देखिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर खौफ होना, फियर होना एक नेचुरल सी बात है, ये बाय नेचर है इसके अंदर। अगर इसको कोई काम करना है, वर्क, कोई बड़ा काम, कोई प्रेजेंटेशन, किसी के सामने आना है, एक बड़ी पर्सनैलिटी के सामने आना है, या कोई बड़ा काम करना है, तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर खौफ आता है। लेकिन वो खौफ, वो फियर अगर पैथोलॉजिकल बन जाए, सर पैथोलॉजिकल मतलब कि उस खौफ को वो कंट्रोल नहीं कर सके, यानी उसके कंट्रोल से बाहर वो चला जाए, ज़्यादा हो जाए, या उस खौफ को वो डिफाइन नहीं कर सके, वो खौफ उसके कंट्रोल से बाहर जाए, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसके साथ क्या हो गया? एंजाइटी हो गई इसको। ठीक है, आया समझ में? सो दैट इज वाई जो टर्म एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो एंजाइटी है, इसका मतलब होता है पैथोलॉजिकल फियर, यानी वो खौफ जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, एक इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, आया समझ में? सिंपल है ये, कोई तो कंसेप्ट नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। सो टर्म नॉट पॉपुलर इन द साइकेट्री इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो साइकोलॉजी यानी साइकेट्री में ये टर्म 19th सेंचुरी तक नहीं आई थी। ये पॉपुलर कब हो गई? ये 19th सेंचुरी में आई। ठीक है, ये टर्म 19th सेंचुरी आई साइकेट्री में। ठीक है, किसके टाइम पे? सिगमंड फ्राइड के टाइम पे ये टर्म आई थी एंजाइटी। और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इट्स ए नॉर्मल टू एक्सपीरियंस। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि एक इंडिविजुअल है, ये नॉर्मल है क्या एक्सपीरियंस करना एंजाइटी, यानी उसके अंदर खौफ होना एक नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मल मतलब ये बाय नेचर है फियर इसके अंदर। लेकिन हम कब बोलते हैं इसके साथ एंजाइटी, इसको एंजाइटी हो गई है? व्हेन फेस एनी सिट्रस और थ्रेटनिंग, जब वो कोई भी सिट्रस फेस करता है, कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन फेस करता है खौफ की, बट बीकेम एबनॉर्मल। नॉर्मल तो ठीक है, इसके अंदर खौफ है, ये नॉर्मल है, वो कब एबनॉर्मल बन जाता है? बट बिकेम एबनॉर्मल टू फील क्रॉनिक एंजाइटी, जब ज्यादा होती है। किस टाइम पे? इन द एब्सेंस ऑफ विजिबल कॉज, यानी इसको ज्यादा खौफ हो रहा है, पैथोलॉजिकल खौफ हो रहा है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एक इंडिविजुअल। कब? जब उसके पास विजिबल काज उसको नहीं पता होता है कि मेरे अंदर जो खौफ है ये इतना क्यों बढ़ रहा है, उसको ये पता ही नहीं होता है क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इंडिविजुअल को क्या हो रहा है, इसको एंजाइटी हो गई है। सिंपल कंसेप्ट है। फिर हम कहते हैं टर्म डिफाइन एज डिसऑर्डर, हम कब कहते हैं कि इसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया? दोनों टर्म्स हम कहते हैं मेनली, टर्म डिफाइन एज मेनली, मेनली कब बोलते हैं? वेग। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब नॉट क्लियर, वो क्लियर ही नहीं है। किस में क्लियर है? उसको पता ही नहीं है किस वजह से मुझे खौफ हो रहा है। डिफ्यूज को कैंसिल करो। एंड वेरी अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर, यानी उसमें क्या होती है? यानी कि बैड फीलिंग। अनप्लीजेंट का मतलब होता है बैड, वो फील कर रहा है। ठीक है,
एक तो उसमें क्या हो रहा है, वेग हो रहा है। वेग का मतलब उसको क्लियर काज ही पता नहीं किस वजह से खौफ हो रहा है, उसको खौफ हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन पता ही नहीं है किस वजह से। उसके बाद अनप्लीजेंट बैड, वो बहुत बैड फील कर रहा है। और फीलिंग ऑफ फियर इसके अंदर आता है, खौफ आ जाता है। एंड एप्रहेंशन, एप्रहेंशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर, उसके अंदर खौफ आ रहा है। एंड और उसके साथ साथ वो क्या कहता है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, उसके साथ उसको लगता है इस इंडिविजुअल को कि उसके साथ कुछ कुछ बैड होने वाला है। तो हम क्या बोलते हैं इसके साथ, क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर। समझ में आई बात, सिंपल। एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब मेनली वेग, यानी कि उसको पता ही नहीं है किस वजह से खौफ है। अनप्लीजेंट, बैड फील कर रहा है, फीलिंग ऑफ फियर, खौफ आ रहा है। एंड एप्रहेंशन, एप्रहेंशन का मतलब यानी कि उसके अंदर खौफ ज्यादा आ रहा है और वो बैड फील कर रहा है, उसको लगता है कि कुछ समथिंग बैड विल हैपन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सिंपली कैसे याद रहेंगे, सिंपली आप इस तरह से याद रखोगे, एक इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इस वाले इंडिविजुअल में भी खौफ है, इस वाले इंडिविजुअल में भी फियर है। जब इसको कोई सिचुएशन या कोई थ्रेटनिंग, कोई स्ट्रेस होता है, इसके अंदर भी फियर आता है, ठीक है। लेकिन ये इस फियर को कंट्रोल करता है, एक कंट्रोल करता है, दूसरा इसको इसका काज भी पता होता है और ये ज्यादा बैड फील नहीं करता है। लेकिन दूसरा इंडिविजुअल जो है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कोई सिचुएशन, कोई स्ट्रेस, कोई प्रेजेंटेशन, इसके अंदर खौफ है, लेकिन वो खौफ क्या रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है और इसको इस खौफ का काज भी पता नहीं होता है और ये खौफ को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। सर दोनों में से किसे कहेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर है, इस वाले को हम क्या कहेंगे, इसके साथ क्या हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर। समझ में आया, सिंपल कंसेप्ट है। यानी जो नॉर्मल चीज से बाहर निकलेगा, खौफ जो है वो नॉर्मल से जब बाहर निकलेगा तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर बनेगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स सर कैसे हम पहचानेंगे, या साइकोलॉजी वाले क्या बोलते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर हम कैसे पहचानेंगे, इसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो कौन से सिम्टम्स पता चलेंगे, खुद को तो उसको पता ही है मेरे अंदर ये चीजें, लेकिन वो बाहर नहीं बोलेगा क्योंकि उसका एक सोशल स्टिग्मा होता है। तो सिम्टम्स है, हमें कैसे पता चलेगा, रैपिड हार्ट बीटिंग, यानी इसका जो हार्ट बीटिंग है वो बढ़ता है सबसे ज्यादा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी जो वो सांस लेता है, सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस होती है। फेंटिंग, फेंटिंग का मतलब क्या होता है, फेंटिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, किसके साथ है, ठीक है, कॉन्शियसनेस उसके साथ चली जाती है। डिजनेस का मतलब क्या होता है, डिजनेस का मतलब होता है वीक पड़ जाता है, वो बहुत वीक हो जाता है। स्वेटिंग यानी कि स्वेटिंग उसके साथ हो रही है, ठीक है, ये जिसको हम पसीना बोलते हैं, पसीना उसको ज़्यादा आता है। स्लीपलेसनेस, उसको नींद भी नहीं आती है। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि कंटिन्यूअसली वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, यूरिनेशन वो करता है, ठीक है। तो और क्या होता है, ट्रिमर्स भी उसके साथ होती है। ट्रिमर्स का मतलब होता है ट्रिम्बलिंग, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं, ट्रिम्बलिंग का मतलब क्या होता है, उसके अंदर ये ट्रिम्बलिंग जो होती है, ये जिसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ें भी उसके साथ आती है। रैपिड हार्ट बीटिंग उसको होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, फेंटिंग होती है। फेंटिंग का मतलब याद रखना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि उसको कॉन्शियसनेस ही वो खो जाता है कि उसको पता ही नहीं होता क्या कर रहा है, कहाँ है, किसके साथ है। डिजनेस, डिजनेस का सिंपल मतलब है, और डिजनेस का मतलब होता है वीक पड़ जाता है। स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी उसको पेशाब जो है ज़्यादा आ जाता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ट्रिमर्स होते हैं, ट्रिमर्स का मतलब होता है ट्रिमलिंग, ठीक है, ठीक है, थरथराहट उसको सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सिम्टम्स है जिससे हम बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल को हम बोल सकते हैं इसके साथ क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है इस इंडिविजुअल को, ये हमें दिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हमें दिखेंगे। और अंदर से उसको खुद कैसे पता चलेगा, जब उसमें पैथोलॉजिकल फियर सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या बोलते हैं, व्हेन, क्या हम बोलते हैं, व्हेन एंजाइटी ऑकर्स, जब एंजाइटी होती है एट इनअप्रोप्रिएट टाइम। इनअप्रोप्रिएट टाइम मतलब वो काम कर रहा था, ठीक है, उसी टाइम से उसके साथ हो रहा है, यानी कि प्रॉपर टाइम। इनअप्रोप्रिएट टाइम ऑकर्स फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूअसली उसके साथ हो रहा है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट टाइम पे, वर्क पे, और कंटिन्यूअसली हो रहा है उसके साथ। देन occurs frequently and और is so intense, intense मतलब लॉन्ग लास्टिंग, काफी देर से हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है।
दैट इट इंटरफियर्स, वो उसके साथ इंटरफेयर करता है किसमें, विथ ए पर्सन नॉर्मल एक्टिविटीज। जो ये नॉर्मल एक्टिविटीज करता था, यानी कि ये कोई भी काम करता था, उसको स्ट्रेस से कोई परेशानी नहीं थी, ये प्रेजेंटेशन इजीली देता था, किसी को किसी बड़े काम को अंजाम देता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पर्सन जो इसकी नॉर्मल एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ये काम अब नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस कॉल्ड डिसऑर्डर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। यानी एक बंदा जो है ये अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन अब उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ खौफ बढ़ता जा रहा है, और नॉर्मल एक्टिविटी जब ये काम करता था उसी टाइम पे हो रहा है, बहुत सारे टाइम से हो रहा है, और पर्सन की जो इसकी नॉर्मल एक्टिविटीज, जो नॉर्मल काम दिन में करता था, तो वो सब क्या हो रही है, वो इसका काम डिस्टर्ब हो रहा है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इसके साथ क्या हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, उसी को हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर, इस एंजाइटी डिसऑर्डर के हम अगर ये देखेंगे इसके काजेज क्या क्या है, तो इसके काजेज में हम क्या क्या बताएंगे, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के जो हैं वो है, वो नंबर 1 जो है वो है, उसके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, नर्वनेसनेस, ठीक है। वो नर्वसनेस होती है उसके साथ, वो नर्वसनेस मतलब वो हम बोलते हैं ना, किसी को ये वरीड हो रहा है, ये खौफ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वो विजिलेंस होती है, विजिलेंस का मतलब होता है, विजिलेंस का मतलब होता है कि उसके साथ क्या आ रहा हो, उसको डेंजर का अलर्ट होता है, उसको हर वक्त लगता है उसके साथ कुछ होने वाला है। स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस उसको नींद नहीं आती है। ब्रीथलेसनेस उसको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। देन उसके बाद उसके साथ क्या होता है, फीलिंग फेंट, फीलिंग फेंट का मतलब होता है फेट, FAINT, फेंट का मतलब होता है कि वीकनेस आ रही है उसमें। और उसके साथ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। वरी और एप्रहेंशन, यानी कि उसको बैड फील होता है कि कुछ उसके साथ बैड होने वाला है। ट्रम्बलिंग, ठीक है, थरथराहट होती है उसको। स्वेटिंग, उसको ज़्यादा पसीना आता है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम जो हमने पहले भी डिस्कस किए, तो यहाँ भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ठीक है। अब काजेज क्या है इसके, अब तुम लोग बोलोगे सर काजेज क्या है इसके, ये कैसे होता है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों होता है और किन चीज़ों से होता है। पहले हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब होता है ये जीन्स में है इनके, यानी इसके पेरेंट्स में भी ये चीज़ होती थी, अब इनमें भी हो रही है, ठीक है, बच्चों में भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। पॉइंट नंबर 2 हम बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज, यानी कि कोई जो है, कोई कुछ दवाई खा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे थर्ड स्टेज हम बोलेंगे मेंटल स्ट्रेस होता है किसी को, यानी कि किसी को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ करना है। जैसे एग्जांपल से हम बताएंगे, किसी बच्चे पे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम्हें ये चीज़ करनी है, तो उस पर मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो उसकी लाइफ जो है वो अगर वो कहता है फिर अगर मेरे से नहीं होगा फिर ये होगा, फिर ये होगा। जब उसके पे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है तो उसके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। मेंटल और फिजिकल अब्यूज़, मेंटल और फिजिकल अब्यूज़ का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा है उसके साथ मेंटल अब्यूज हो गया, यानी कोई फ्रेंड्स उसके साथ बदतमीजी कर रहे, टीचर्स, पेरेंट्स, तो मेंटली उसमें डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। उसके बहुत सारे काजेस हैं। या फिजिकली अब्यूज, किसी को ज़्यादा मारा गया तो वो स्ट्रेस में चला गया, स्ट्रेस की वजह से उसमें खौफ ज़्यादा आ गया, खौफ की वजह से वो बैड फील कर रहा है, उसको मारा जाएगा, ये भी है। चेंजिंग लिविंग स्टाइल, किसी को आपने एकदम से लाइफस्टाइल से चेंज करवा दिया, कि वो एक माहौल में रहता था, आपने दूसरे माहौल में उसको डाल दिया, ठीक है, तो वो माहौल में कम्पीट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस, किसी को बीमारी होती है, या कभी कोई क्या होता है, किसी की डेथ होती है ऑफ लाउड वन, कोई सबसे ज़्यादा प्यारा होता है तो उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से उनके जो उसके जो करीबी हैं उनमें क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, डर जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है उनके अंदर दिमाग की वजह से, ठीक है। तो इसके बहुत सारे काजेज हैं जो आप देखेंगे, टॉर्चर किसी को करना, डिसऑर्डर करना, कोई बैड एक्सपीरियंस आपने फील किया जिसकी वजह से, यानी जो भी चीज़ आपके मेंटल पे स्ट्रेस कर रहा है, आपको एंजाइटी दे रहा है, आपको फियर खौफ क्रिएट कर रहा है, वो काज बन सकता है किसका, एंजाइटी डिसऑर्डर का। यानी कि इसमें बहुत सारे काजेज आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या समझना है, उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरीज, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आपको मेन समझने हैं, ठीक है। उसमें कैटेगरीज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर जो हमें पहले आता है, जिसे हम बोलते हैं GAD, ठीक है, यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है मोर प्रोलिंजेंट, या ठीक है,
प्रोलॉन्ग्ड यानी कि प्रोलॉन्ग्ड, मोर प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है जो काफी देर से हो रहा है, यानी इसका मतलब है लॉन्ग टाइम, काफी टाइम से हो रहा है, याद रखना है। जीएडी में प्रोलॉन्ग का मतलब रखना है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है जो बहुत टाइम से हो रहा है। क्या तो वेग का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड, हमें हमने बताया कि एक लॉन्ग टाइम से हो रहा है, लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत टाइम से हो रहा है। ये चीजें क्या चीजें हो रही है, खौफ हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर खौफ हो रहा है। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, एक तो बहुत टाइम से हो रहा है, दूसरा वो क्लियर ही नहीं है, क्या, अनएक्सप्लेन्ड बट इंटेंसिव फियर। एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर खौफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर तो हम उसी को बोलते हैं जब ज्यादा खौफ हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, इसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर है, जीएडी है। जीएडी का मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे सर, कैसे बोलेंगे इसके अंदर जीएडी है यानी कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, कैसे इसके अंदर है। उसके लिए जरूरी है पहला लॉन्ग टाइम से, यानी उसको बहुत साल हो गए हैं ये चीजें होते हुए, क्या चीजें होते हुए, खौफ होते हुए, अनकंट्रोल्ड खौफ इसके पास। वेग नॉट क्लियर, एक तो बहुत सालों से है, एक दूसरा इसका क्लियर नहीं, अनएक्सप्लेन्ड, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इंटेंसिव फियर, ज्यादा खौफ है इसके पास, ठीक है। कौन सा खौफ है, बहुत टाइम से खौफ है इसके पास, अनएक्सप्लेन्ड है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बट इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा खौफ है इसके बाद। जब ये चीज होगी किसी इंडिविजुअल के साथ, ये खौफ ज्यादा होगा और बहुत टाइम से हुआ होगा इसके साथ, चल रहा होगा इसके साथ, हम बोलेंगे इसको कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, इसको जीएडी हुआ है। जीएडी का मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, सिंपल, कोई लॉन्ग कंसेप्ट नहीं है सर। डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड जीएडी का मतलब, एंजाइटी डिसऑर्डर सिंपल हमने कहा एक खौफ जो पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल मतलब जो बहुत टाइम से हो रहा है। तो इसका मतलब होता है जीएडी जो बहुत टाइम से हो रहा है, और वेग है, वेग मतलब नॉट क्लियर है, अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद आपको ये याद रखना है इसमें, नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, नो एक्चुअल डेंजर इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसमें आपको याद रखना है उसको पता ही नहीं होता है किस चीज से उसको डेंजर है, किस चीज से खौफ है, यानी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, काज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर इंडिविजुअल को खौफ है, तुम लोग उसे बोलोगे तुम्हारा खौफ की वजह क्या है, किसकी वजह से तुम्हें खौफ हो रहा है, कोई बताएगा मैं ड्रीम्स खराब देखता हूँ, कोई वर्स्ट ड्रीम देख रहा हूँ, कोई किसी की वजह से उससे डर रहा हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता है कि क्लियर काज इसको खौफ किस वजह से हो रहा है। ये आपको बोलेगा हाँ इसको खौफ है, किसकी वजह से इसको पता ही नहीं होता है, ठीक है। नो एक्चुअल डेंजर इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर हाउ वी कॉल दी ही आर शी इज सफरिंग, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो सफर कर रहा है इस चीज से। तो इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द 6 मंथ्स, कितने, अगर उसको 6 मंथ्स हो गए हैं इस चीज से सफर करते हुए, उसके पास खौफ ज्यादा है, प्रोलॉन्ग है, वेग है, नॉट क्लियर है, बहुत टाइम से 6 मंथ से, तो हम क्या बोलेंगे इसको जीएडी है, ठीक है। इसके सिम्टम्स, मोट टेंशन, मोट टेंशन का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, वो कहीं रेस्ट ही नहीं कर पाता है, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। अप्रहेंसिव फीलिंग, अप्रहेंसिव फीलिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। अबाउट द फ्यूचर, किसके मतलब, वो कहता है फ्यूचर में कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रिएक्टिविटी, ऑटोमेटिक रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये खुद ही उसको खौफ आ रहा है, खुद इसको खौफ आ रहा है, कोई भी काज नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर खौफ डेवलप हो रहा है। और हाइपर विजिलेंस का मतलब वही हमने जो पहले बताया कि वो ज्यादा डर रहा है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डायग्नोसिस हैं, वो साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंटली दिए हैं, तो वो उनमें हमें नहीं ज़्यादा जाना है, हमें इसमें पीएचडी नहीं कर रही है, हमें सिंपली याद रखना है, हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। तो ये जीएडी हो गया। उसके बाद हम पैनिक डिसऑर्डर को समझते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। या हम एक काम करेंगे, हम पहले किसको समझेंगे, हम पहले ओसीडी को समझेंगे, ठीक है, कि इसी को समझेंगे पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। चलो इसी को समझेंगे, नहीं पहले हम इसको समझेंगे, ये कौन सा, ये ओसीडी, फिर पीएसटीडी को समझेंगे, ओसीडी क्या होता है। चलिए ओसीडी को समझते हैं। ओसीडी कौन सा खौफ होता है, सॉरी एक सेकेंड, ये कहाँ गया, ओसीडी, जीडी ये हो गया, ओके। पैनिक, इसको समझते हैं, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है।
तो चलिए अब हम समझते हैं ओसीडी को, ठीक है। ओसीडी क्या होता है? तो ओसीडीएस ने जो हो क्या। तो चलिए अब हम ओसीडी को समझते हैं कि ओसीडी क्या होता है। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव का डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेसिव का मतलब होता है कि वो क्या करता है, थिंक्स अबाउट समथिंग और समवन आर डूइंग समथिंग मच मोर। ऑब्सेसिव का मतलब ही होता है जब आप चीज़ों पे ऑब्सेस होते हैं। ऑब्सेस मतलब आप चीज़ों को रिपीटली करते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को मच मोर करते हैं, ज़्यादा टाइम चीज़ों को करते हैं या ज़्यादा चीज़ों पे सोचते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव। कंप्लेसिव का मतलब होता है बैड हार्मफुल हैबिट्स, वो आदतें जो बैड हार्मफुल हैबिट्स हैं और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका मतलब होते हैं वो डिसऑर्डर जिसमें हम कंप्लेसिव हो जाते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो कंप्लेसिव होता है। अगर आप अपनी सोसाइटी में देखो कि कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक्टिविटी को बार बार करते हैं। जैसे वो हाथ धोएंगे, ठीक है, उस एक्टिविटी को वो बार बार करते हैं, वो उनके अंदर बैड हैबिट होती है, वो उस एक्टिविटी को बार बार करते, बार बार हाथ धोएंगे, बार बार हाथ धोएंगे या काउंटिंग करेंगे, वो बार बार करेंगे। उसको हम बोलते हैं, उसके साथ कौन सा ऑर्डर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, उसके साथ कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर। सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी, ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। प्राइमरली जिसको हम बोलते हैं, जो करेक्टराइज्ड बाय होता है बाय रिपीटेटिव ऑब्सेशन। रिपीटेटिव ऑब्सेशन यानी आपको उसमें बंदा क्या करता है, उसमें बंदा चीजों को रिपीट करता रहता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन कौन सा? ऑब्सेसिव कंप्लेसिव डिसऑर्डर, वो बद आदतें, वो बैड हैबिट्स जिनको इंडिविजुअल्स बार बार करता रहता है, उसी को हम बोलते हैं ओसीडी। ठीक है, समझ में आया? सर कैसे पहचानेंगे, सिम्टम्स क्या क्या है इसको, इसके सिम्टम्स क्या है? ऑब्सेसिवनेस टू चेक द डोर और लॉक्स, कि कोई क्या करता है, वो डोर के जो लॉक है, दरवाजे जिनके लॉक है, उनको वो बार बार चेक करता है, क्या बंद हुए नहीं हुए, 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यूअसली करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके थॉट बार बार आते। ऑब्सेसिव ऑफ सेक्सुअल थॉट्स, कि उसके जो सेक्सुअल थॉट्स है वो बार बार रिपीट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। देन ऑब्सेसिव ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, उसमें उसको ऑब्सेशन होती है। वॉशिंग हैंड्स, वो हैंड्स को वॉश करता है, कंटिन्यूअसली करता है। लॉट ऑफ डाउट्स होते हैं उसके अंदर, उसको डाउट ज़्यादा होते हैं चीज़ों का कि कैसे करूँ ना करूँ। अच्छा, ब्रशिंग द टीथ कंटिन्यूअसली, उसमें भी ये कंपल्शंस आते हैं, ठीक है। और याद रखना, कास्ट मॉक डिस्टर्ब्स एंड टेक्स कंसिडरेबल टाइम टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इंडिविजुअल को काफ़ी टाइम लगता है। यानी कि ओसीडी से बाहर एक इंडिविजुअल को रिहैबिलिटेट करना, फिर उसको इन आदतें, ये आदतें छोड़ देना, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये बहुत टाइम लेता है किसमें, ठीक होने में। इसके बाद हमें समझना है पीटीएसडी। पीटीएसडी का मतलब क्या होता है? पीटीएसडी जो है ये भी एक डिसऑर्डर है जो इंडिविजुअल्स में होता है, जिसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। याद रखना, पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट यानी इसके बाद, किसके बाद? ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉमेटिक मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रॉमिक सिचुएशन हो गई, कोई ऐसी खराब, आपने कोई ऐसी चीज देखी, कोई ऐसी चीज हो गई आपके साथ, कोई ऐसा इवेंट हो गया आपके साथ, उसके बाद ये डिसऑर्डर हो जाता है। यानी तब तक इंडिविजुअल ठीक है, अचानक से उसने क्या देखा, किसी की डेथ उसके सामने हो गई, गाड़ी ने उसको ठोक दिया, तो वो जो उसके बॉडी के ऑर्गन्स वो अलग अलग हो गए, तो वो इंसिडेंस हो गया उसके साथ, उसके बाद उसके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, उसी को हम बोलते हैं पोस्ट। उसके बाद ट्रॉमेटिक कोई भी सिचुएशन, कोई भी टेरिफाइंग सिचुएशन इसके साथ हो गई, फिर उसके साथ क्या हो गया, स्ट्रेस डिसऑर्डर, फिर उसको स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। याद रखना, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने कोई इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि उसने अचानक से किसी को मरा हुआ देखा और उसके साथ वो टेरिफाइंग सिचुएशन हो गई, या कोई ऐसी सिचुएशन देखी किसी के साथ
कोई गलत हो गया, वो सिचुएशन इसने देखी, उसके बाद उसको क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा खौफ उसको हो जाता है, अनकंट्रोल्ड खौफ हो जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। लेकिन कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, साइकोलॉजी वाले उसे बोलते हैं PTSD, क्योंकि इसने एक टेरिफाइंग सिचुएशन देखी, उसके बाद इसमें क्या हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। आप देखते हैं दिस डिसऑर्डर हैपनेस, ये होता है कब, डेवलप्स आफ्टर ए पर्सन, जब एक पर्सन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो देखता है किसको, ए ट्रामेटिक टेरिफाइंग इवेंट, कोई भी टेरिफाइंग जिससे वो डर जाता है, उसके अंदर खौफ आ जाता है, कोई भी इवेंट हो गया उसके साथ, तो उसकी वजह से, जैसे किसी के साथ फिजिकली किसी को पिटाई या कुछ उसने ऐसा देखा, या सेक्सुअल असल्ट हो गया किसी के साथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई किसी की जो उसका बहुत करीब था, उसकी डेथ हो गई, अचानक से उसकी डेथ हो गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक इंडिविजुअल थे हमारे यहाँ, एक जो उसकी डेथ हो गई, तो उसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन छोटे बच्चों में से एक बच्चे को बोला गया, जब उसका ये गुस्ल हो रहा था, तो उसकी वजह से इस बच्चे को बोला गया कि तुम भी इस टाइम आ जाओ, तो वो बहुत छोटा बच्चा था, तो उसने जब अपने पेरेंट्स को देखा उस टाइम, तो उसके साथ उसके बाद वो खौफ उसके दिमाग से नहीं निकला, तो अब उसमें भी क्या हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एक सिचुएशन के बाद उसमें क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके बाद वो सिचुएशन आ गई उसमें, या उसने रैप हो गया उसके साथ, या देखा वार में फंस गया, टेरर अटैक कोई हो गया, उसकी वजह से ये इसके काजेज बनते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के। सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम्स आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इसको एंगर हो जाता है, इरेशेबिलिटी होती है, यानी कि लॉजिक यूज़ नहीं करता है, फ्लैशबैक्स, ये बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता है, इसके अंदर ये चीज़ रिपीट होती है, उसी को बार बार बोलता है। ठीक, फीलिंग ऑफ इंटेंसिव, उसमें डिस्ट्रेस होता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, ये डिप्रेशन में चला जाता है और होपलेसनेस हो जाता है कि ये इसका जो होप था वो सारा खत्म हो जाता है। रैपिड ब्रीथिंग होती है इसके साथ, यानी सबसे ज़्यादा इसकी ब्रीथिंग होती है, फिर इसमें जो ऑक्सीजन लेने की जो उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इसको सुसाइडल थॉट्स खाली हमने यहाँ डिस्कस किए, याद रखना, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। फीलिंग ऑफ एलिनेशन भी हमने यही कहा कि उसको लगता है कि मैं अलग थलग हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, और चेस्ट पेन भी इसके साथ हो जाती है। तो ये सिम्टम्स है PSTD की, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये सब हो गए। अब इसमें एक कंसेप्ट रह गया है, वो है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर को हम अलग से पढ़ेंगे, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है और फोबियाज क्या होते हैं वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो मेन कंसेप्ट था वो था एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है। आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो सोशलॉजी बैकग्राउंड से, जो कॉलेजेस में सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, ताकि उनको इस चैनल का बेनिफिट मिल जाए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया।